नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B को बिल्कुल सही कैसे फाइल करना है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीएसटीआर 1 और 3B को फाइल करने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप में से कुछ लोग जो कि ऑलरेडी जीएसटीआर 1 और 3B को फाइल करते होंगे, वो अपने मन में सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या छोटी सी रिटर्न लेके आ गया जीएसटीआर 1 और 3B, ये तो हम फाइल कर ही लेते हैं। हम आपका चैनल देख रहे हैं, कोई जीएसटीआर 9 हमको सिखा दो, कोई 9C सिखा दो, कोई बैलेंस शीट सिखा दो, कोई टीडीएस की रिटर्न सिखा दो, कुछ बड़ा लंबा चौड़ा भारी भरकम सा टॉपिक लेके आओ। ये क्या छोटा सा टॉपिक लेके आओ जीएसटीआर 1 और 3B। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको बनना है एक अच्छा सा अकाउंटेंट, तो सबसे पहले तो जो आपको आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना। वो रिपोर्टिंग 1 के फॉर्मेट में हो सकती है, वो रिपोर्टिंग 3B के फॉर्मेट में हो सकती है, वो रिपोर्टिंग जीएसटीआर 4 हो सकती है, वो 5 हो सकती है, 6, 7, 8, 9, टीडीएस, सीपीएफ, कुछ भी हो सकता है ना। तो सबसे पहला अगर आपको एक अकाउंटेंट बनना है तो आपको आना चाहिए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। उसके बाद जो महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग है वो है जीएसटीआर 1 और 3B। क्यों सर, आप 1 और 3B को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो? देखो, मैं आपको आज की जो वीडियो है ना, अगर कोई जल्दबाजी में सीखना चाहता हो तो अभी स्किप कर सकता है। मैं आज की वीडियो थोड़ी तसल्ली से सिखाना चाहता हूँ। बड़ी मैंने अपनी इच्छा से और खुश होकर टॉपिक आज चूज़ करा है। मूड थोड़ा फ्रेश था तो मैंने कि चलो आज यूट्यूब पे थोड़ा समय देते हैं, और जो हम पेड कोर्स में जो चीज़ें सिखा रहे हैं वो आज आपको मैं फ्री में सिखाता हूँ, है ना। और जो मैं अपनी प्रैक्टिकल अपनी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में अप्लाई जो करता हूँ, जिस तरीके से मैं 1 और 3B को फाइल करता हूँ, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सर 1 और 3B इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन है सेल एंड परचेज। और तीसरा जो महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन है वो है कैश या बैंक, है ना। इसी के अंदर पूरी अकाउंटिंग होती है। या तो आपने माल खरीदा या माल बेचा, वो गुड्स या सर्विस कुछ भी हो सकती है ना। आपके पास पैसा आया, कैश में आया, बैंक में आया, और आपने पैसा दिया, कैश में दिया या बैंक में दिया। तो सेल की जो रिटर्न है वो है जीएसटीआर 1, और जो सेल और परचेज दोनों की जो समरी है वो है जीएसटीआर 3B। इसी के ब्याज पे आपका जीएसटीआर 9 तैयार होता है। जीएसटीआर 9 निहायत ही बच्चों वाला रिटर्न है, इसलिए मैंने कभी उसके ऊपर वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ बढ़िया टॉपिक सिखाना, ठीक है। तो जीएसटीआर 9 बहुत आसान है, 9C उससे ज़्यादा आसान है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 9 1 और 3B की समरी है, और 9C क्या है? 9C ने आपकी 9 और जो आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसकी समरी है, बस इतना ही है। 1 और 3B बहुत महत्वपूर्ण रिटर्न है, क्योंकि 1 और 3B में आपको मल्टीपल रिकन्सिलेशन करने होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिलीव मी, पूरा वीडियो देखिएगा, आनंद आ जाएगा। जो मेरा पेड कोर्स का कंटेंट है मैं आपको आज वो सिखाने जा रहा हूँ, टोटली प्रैक्टिकल, कुछ भी फालतू की बकवास नहीं। ध्यान रखिए, अच्छा अकाउंटेंट बनना है, चाहे आपको सीनियर बनना है, चाहे सीनियर से भी सीनियर बनना है, आपको प्रॉपर ट्रांजेक्शन समझ में आना चाहिए और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना आना चाहिए, देन उसके बाद रिपोर्टिंग करनी आनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 और 3B। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, ये सारे रिकन्सिलेशन जो अभी आपके सामने आपको दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से जीएसटीआर 1 और 3B को फाइल करने से पहले हमें इन 7 चीज़ों को कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से जीएसटीआर 1 और 3B को फाइल करने से पहले इन 7 चीज़ों को कर लेना चाहिए। ये किसी किताब में नहीं लिखा होता, ये मैं कहीं से टिप के नहीं लाता, ये वो है जो मैं प्रैक्टिकल अपनी दुनिया में करता हूँ, अपनी अकाउंटिंग की दुनिया में जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला रिकन्सिलेशन हमें क्या करना है, जीएसटीआर रिटर्न वर्सेज फाइनल अकाउंट। सर ये कौन सा रिकन्सिलेशन है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। सबसे पहला रिकन्सिलेशन ही यही है। पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हम कराएंगे, फिर हम 1 बाय 1 उसको करेंगे, ठीक है। पहला रिकन्सिलेशन क्या है, जीएसटीआर रिटर्न वर्सेज फाइनल अकाउंट। देखो मैं आपको बताऊं, मैं जब अपना कोर्स सिखाता हूं ना, तो मैं अपनी कोर्स में पहली क्लास में बता देता हूं जो हम पहली क्लास में सीख रहे हैं, और इस कोर्स की जो लास्ट क्लास होगी उसमें भी हम यही सीख रहे होंगे। क्या सीख रहे होंगे? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करना है। रिपोर्ट तो अपने आप तैयार हो जाती है, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स के कंसेप्ट क्या हैं रिकॉर्ड करने के, ना। तो इसी तरीके से ये बेस है जीएसटी रिटर्न वर्सेज फाइनल अकाउंट, क्योंकि जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे आप। जीएसटीआर 1 और 3B केवल जीएसटी की रिटर्न नहीं है। जीएसटी और इनकम टैक्स कोई अलग अलग थोड़ा ना है भाई। कोई ऐसा थोड़ा जो तुमने सेल परचेज जो करा है वो केवल जीएसटी के लिए करा है। अरे भाई, उसी से तुम्हारी इनकम टैक्स भी बनता है, उसी से तुम्हारा पीएनएल भी बनता है, उससे भी तुम्हारा बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। तो सब काम उसी से है। जीएसटी की रिटर्न गलत है तो इनकम टैक्स की रिटर्न भी गलत ही है, ठीक है। तो तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि सबसे पहला रिकन्सिलेशन हम क्या करेंगे, जीएसटी रिटर्न वर्सेज फाइनल अकाउंट। ये हमारा सबसे पहला रिकन्सिलेशन होगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। दूसरा महत्वपूर्ण रिकन्सिलेशन क्या है, ई इनवॉइस का रिकन्सिलेशन। कैसे करेंगे? चुटकियों में, मिनट 2 मिनट के अंदर करेंगे, ठीक है। तीसरा रिकन्सिलेशन जीएसटीआर 1 वर्सेज बुक, 1 और बुक को मिलाएंगे। चौथा रिकन्सिलेशन 2A 2B रिकन्सिलेशन, बहुत आसान, चुटकियों के अंदर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा रिकन्सिलेशन जीएसटीआर 1 वर्सेज 3B,
छठवां रिकंसिलेशन जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स एंड सातवां रिकंसिलेशन जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अभी से क्रॉस लगा दूं, ये महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ई वे बिल का रिकंसिलेशन है। ई वे बिल के रजिस्टर या ई वे बिल का रिकंसिलेशन कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। लिख दिया है क्योंकि मैं इसके ऊपर बताना चाहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है महत्वपूर्ण, लास्ट वाले पॉइंट पे हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जीएसटी रिटर्न वर्सेस फाइनल अकाउंट। तो चलिए मैं आपके लिए सर टैली का एंड जीएसटी दोनों का डेटा आपके सामने ओपन कर लेता हूं। तो टैली में हम हमारा सबसे पहला रिकंसिलेशन क्या है भैया, सबसे पहला हमारा रिकंसिलेशन है जीएसटी रिटर्न वर्सेस फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटरनल अपनी चीजों को चेक करेंगे। इसे हम कह सकते हैं कि हम उन पॉइंटों को ध्यान में रख रहे हैं, या पॉइंट टू बी रिमेंबर बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 और 3B को फाइल करने से पहले आपको किन पॉइंट का ध्यान रखना है उनकी हम बात करें। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंटरनल चेकिंग। हमने जो बुक्स को तैयार करा है वो ठीक है या नहीं है, अभी वो रिटर्न फाइल करने लायक है या नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैं आपके लिए ना 2 टैली ओपन करूंगा। क्या करूंगा, 2 टैली, सेम कंपनी टैली 2, जिससे हम एक दूसरे के ऊपर बार बार स्किप करते रहेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी। तो मैं एक ही कंपनी को दोनों जगह पे ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल डेटा आपके लिए लेके आया हूँ, कोई हवाई फायरिंग नहीं है, कोई थियोरटिकल पार्ट नहीं है, क्योंकि मेरा भैया काम ही सीधा है, सीधी बात, नो बकवास, पढ़ाना प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। लो जी, सो हमने क्या करा, दो सेम कंपनी अलग अलग टैली में खोली। अब सबसे हमने पहले क्या करा, P&L ओपन करा। हम कौन से महीने की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आज तारीख 3/1/2026, नए साल की शुभकामना मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में दे चुका हूं, दोबारा से आपको नए साल की बहुत सारी मुबारकें, ठीक है। तो हम दिसंबर 25 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कौन सी, 1 और 3B, ठीक है। तो ये मैंने एक टैली में क्या करा, P&L ओपन कर लिया। कब का ओपन करूंगा, 12/1/12/25 का, ठीक है। ये मैंने मतलब दिसंबर 25 का P&L ओपन कर लिया, क्योंकि मैं दिसंबर की रिटर्न फाइल कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मेरे को क्या पता लग रहा है कि मेरी जो सेल है वो कितनी है, 1,10,58,167 रुपए 86 पैसे, 1,10,58,167 रुपीज एंड 86 पैसा। ये वैल्यू किस में आ रही है सर, ये P&L में आ रही है। मैंने आपके सामने क्या ओपन करा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L में कौन सी वैल्यू आती है, टैक्सेबल वैल्यू आती है, टैक्स की वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू आती है। टर्नओवर किसको बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू को बोलते हैं। सप्लाई जो आपकी हुई है उसकी टैक्सेबल वैल्यू है। तो ये क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। मतलब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अभी मैं सिखा रहा हूं जीएसटी रिटर्न वर्सेस फाइनल अकाउंट। मैं जीएसटी रिटर्न से फाइनल अकाउंट मिलवा रहा हूं आपको। फाइनल अकाउंट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक्सपेंस और इनकम किसका पार्ट होता है, P&L का। बैलेंस शीट किसका पार्ट होता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस किसका पार्ट होता है, बैलेंस शीट का। अभी हम बात कर रहे हैं सेल की, मतलब इनकम की, तो इनकम किसका पार्ट है, P&L का। तो ये हमारा फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट के अंदर 1,10,58,167 रुपीज एंड 86 पैसा हमारी दिसंबर की सेल है। यही सेल हमारी P&L में रिपोर्ट, उसमें जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटीआर 1 किसकी रिटर्न है, सेल की रिटर्न है। ऑल्ट जी करेंगे, जीएसटीआर 1 को ओपन कर लेंगे। कौन से महीने की, दिसंबर महीने की। कौन से महीने की ओपन कर दी भाई साहब, दिसंबर महीने की ओपन कर दी। सबसे पहले हमारा काम देखने वाला क्या होता है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। क्या यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन अनसर्टेन ट्रांजेक्शन तो नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन है आपका अनसर्टेन तो उसको ठीक करो। अगर आपके मन में डाउट है सर उसको ठीक कैसे करें, तो उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन को ठीक कैसे करें, इसके ऊपर एक वीडियो लेके आओ। ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे होंगे, अब मैंने ठान लिया है और ये मैंने मान लिया है कि अब जो टॉपिक पे आप जो आप वीडियो देखते हो उसमें कमेंट करो दबा के। तो जो टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसी पे नेक्स्ट वीडियो लाया करूँगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये चाहिए कि भैया अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के ऊपर लाओ, तो इसके ऊपर लेंगे वीडियो। 2026 में वीडियो देनी है आपको, फ्री में सब कुछ दिखाना है इस बार, ठीक है। दिसंबर 25 का हमने जीएसटीआर 1 ओपन कर लिया। जीएसटीआर 1 में सेल कितनी आ रही है, 1,10,60,606 रुपीज 98 पैसा। तो सर जीएसटीआर 1 में कितनी है, 1,10,00,000। और जीएसटीआर P&L में कितनी है, P&L में थोड़ी कम है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे है 1,10,60,606 रुपये, यहाँ पे 1,10,58,167 रुपये। मतलब गलत है काम। मतलब क्या है, गलत है, क्योंकि देखो मैं आपको सिखा वरना हूँ, पर आप इसको लेके चलो जीएसटीआर 9 तक की बात, आप लेके चलो उसको जीएसटीआर 9C तक की बात, आप इसको लेके चलो आपको जो सेल टैक्स के जो नोटिस आते हैं वहां तक की बात। ये केवल मैं आपको 1 और 3 भी नहीं सिखा रहा। मैं तो जब अकाउंटिंग का पहला चैप्टर सिखाता हूँ तो ही लोगों को बताता हूँ कि ये समझ लो तुम सीनियर अकाउंटेंट का टॉपिक सीख रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से ये कोई 1 और 3 भी नहीं सीख रहा है, केवल ये आप सीख रहे हो कि प्रॉपर 1 3 भी कैसे फाइल करनी है, जिससे कि आपका 9C P&L बैलेंस शीट
एंड सेल टैक्स के जो नोटिस, जीएसटी के जो नोटिस आपके पास आते हैं, उनके कैसे आप रेक्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन दे सको या रिप्लाई दे सको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी P&L में रिपोर्ट कुछ हो रहा है, बैलेंस शीट में रिपोर्ट कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे भाई, देखेंगे बैलेंसेस अंतर कितना आ रहा है, 1,10,60,606 माइनस दूसरी टैली के अंदर हमारा P&L में डेटा कितना है, माइनस 1,10,58,167 रुपीज एंड 86 पैसा। अंतर कितना है, 2439, 2439.12 रुपये का। हम क्या करेंगे, इसको Alt F1 से डिटेल करेंगे। अभी ये P&L क्या है, डिटेल में नहीं है, समरी में है, समरी फॉर्मेट में डिटेल करेंगे। Alt F1 से डिटेल कर दिया। इस फिगर को चेक करो, फिगर कहीं दिख तो नहीं रही तुम्हें, मतलब अपने अपने लेवल पे आप चीज़ चेक कर सकते हो, पर आपको यहीं पे आंखों में अखर जाएगी। ये फिगर आपको यहाँ दिख रही है। अच्छा, दूसरी बात, ये फिगर भी दिख रही है, और दूसरी बात क्या है कि माइनस का साइन भी लगा हुआ है। तो माइनस का साइन का मतलब क्या है कि अगर इनकम की साइड में अगर कोई माइनस का साइन लगा तो मतलब ये एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस की साइड में कोई माइनस का साइन लगा होता तो मतलब वो इनकम है। अगर असेट्स की साइड में माइनस का साइन लगा होता तो वो लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी की साइड में माइनस का साइन लगा होता तो वो असेट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल को हम देख रहे हैं और माइनस का साइन है, दैट मीन्स ये हमारा एक्सपेंस है। पहली बात, मतलब सेल में रिपोर्ट नहीं होगी, ठीक है, हो सकती है बट नहीं होगी क्योंकि डिफरेंस इतने का आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ये अंतर है, इसको ओपन करके देखेंगे चक्कर क्या है भाई साहब। तो उसको हमने ओपन करा, ओपन करने के बाद हमने एंटर प्रेस करा, तो हमें पता चला कि जर्नल की 2 एंट्री हैं जो सेल के लेजर में चली गई है। फिर एंटर प्रेस करा तो हमें पता लगा कि हमने किसी को डिस्काउंट पास आउट करा है। क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि डिस्काउंट डेबिट हो रहा है। डिस्काउंट डेबिट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो उसका मतलब यह है कि डेबिट हो रहा है, तो इसलिए ये इनकम नहीं है, एक्सपेंस है, मतलब ये सेल नहीं है, ये एक्सपेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे असिस्टेंट ने या मेरे साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति ने गलत लेजर सेलेक्ट कर लिया है, उन्होंने लेजर सेलेक्ट गलत कर लिया, इसलिए वो सेल में चला गया। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ठीक कर देंगे, हम इसको ले लेंगे रिबेट एंड डिस्काउंट में, या जो भी हमारा डिस्काउंट का जो परचेज वाला साइड का होगा हम उसमें ले लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं हम इसको, ये हमारा एक्सपेंस के अंदर है। ये पहले स्पीकर ऑफ कर दें एक बार। Adios, amigo. Powering up. लो जी, आरियस लीगो, ठीक है। लो जी, हमने क्या करा, इसको रिकॉर्ड कर दिया, और दूसरे वाले को भी हमने क्या करा, दूसरे वाले में आप देखोगे डेबिट है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि गलत हो गया है ट्रांजेक्शन, तो उस ट्रांजेक्शन को ठीक कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग गलत है तो रिपोर्टिंग गलत है, रिपोर्टिंग गलत है तो जिंदगी झंड है, अकाउंटेंट नहीं हो फिर आप, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डिंग करके जो रिपोर्ट तैयार हो रही है, देखो जूनियर अकाउंटेंट क्या है, जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, उससे बड़ा सीनियर कौन है, जो ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करता है, और उन सबका पप्पा कौन है, मतलब सुपरविजन, मतलब सीनियर अकाउंटेंट कौन है, जो उनकी कमी निकाल देता है ना। तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग करना बता रहा हूँ, फिर रिपोर्टिंग, फिर उसकी कमी बता रहा हूँ कि कमी थी तो हम कमी को ठीक कर देंगे। भाई डेबिट हो रहा है, दैट मीन्स ये खर्चा है, तो खर्चा सेल में क्यों जाएगा, तो इसलिए इसको ठीक कर देंगे। तो हम इसको क्या करें, डिस्काउंट में ले ले हैं, जो कि हमारा एक्सपेंस वाला डिस्काउंट है, कंट्रोल ए कर दिया। अभी आप देखो सेल कितनी है आपकी P&L के अंदर, अभी आपकी P&L में सेल कितनी है साहब, 1,10,60,606 रुपये, ठीक है। और GST 1 में कितनी है, 1,10,60,606 रुपये। अब मुझे पता है आप में से कुछ ज्ञानी लोग होंगे जो कह रहे हो सर इसके नीचे भी तो माइनस लगा हुआ है, इस वाले माइनस को क्यों नहीं खोल रहे, तो उसको ओपन करके देखेंगे भाई, इसकी भी चिंता मत करो, इसको ओपन कर रहे हैं। इसको हमने ओपन करा तो ये हमें क्या पता लगा कि भैया ये हमने क्रेडिट नोट दिया है पार्टी को, ये हमने क्या करा है, पार्टी को क्रेडिट नोट दिया। तो जब हम पार्टी को क्रेडिट नोट देते हैं तो सेल क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका माइनस का साइन आ रहा है, तो ये सेल वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट नोट दिया किसके अगेंस्ट में, सेल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट दिया, ठीक है। तो ये भी डाउट क्लियर कर दिया, क्योंकि हो सकता है इस स्क्रीन में किसी को दिख गया हो, क्योंकि मेरे को भी अभी दिखा है ना, तो मेरे को भी दिखा, मैंने कि लाओ भैया इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दें। तो अब क्या हुआ, मेरा P&L एंड GST 1 मैच करेगी। जो मेरी दिसंबर मंथ के अंदर जो मेरी फाइनल अकाउंट में जो सेल रिपोर्ट हो रही है, सेम ही रिपोर्ट मेरी GST 1 जो मैं दिसंबर की फाइल करूंगा उसमें हो रही है, पहला काम। दूसरा काम अब हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट को हमने ओपन करा और ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएंगे। देखो GST 1 जब आप फाइल करते हो ना, तो इसमें 2 चीजें हैं, नंबर 1 टैक्सेबल वैल्यू, नंबर 1 टैक्स की वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू आपका P&L का पार्ट होता है, और टैक्स की वैल्यू जो होती है वो आपका बैलेंस शीट का, मतलब ड्यूटी एंड टैक्सेस का पार्ट होता है। तो टैक्सेबल वैल्यू हमने P&L से मिला ली, मतलब फाइनल अकाउंट P&L से मिला लिया है टैक्सेबल वैल्यू को। अब हम टैक्स की वैल्यू को जो है वो बैलेंस शीट के साथ मिलाएंगे। तो हमारा यहाँ पे जो है एक एक करके हम मिलाते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। IGST में जो हमारा टैक्स जो हम सेल के ऊपर जो हमने कलेक्ट करा है वो 1214 रुपये 1214.69 पैसा है, ठीक है। तो हम देखते हैं बैलेंस शीट में भी यही अमाउंट आ रही है, दिक्कत तो नहीं है कुछ। तो बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएंगे एंड F6 की को प्रेस करेंगे। किसको, F6 को प्रेस करेंगे। एक बार मैं शक्ल देख लूँ मेरी सही आ रही है, यस ओके है, वेरी गुड, ठीक है।
तो F6 को प्रेस करो, दिसंबर महीने को ओपन कर लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसकी भैया, हम बात कर रहे हैं सेल के ऊपर जो हमने टैक्स जो कलेक्ट करा है वो कितना है, 1214 रुपये। मैं फिर बता दूं, वीडियो लंबा होगा, अभी तो मैं 1 समझा रहा हूँ आपको, अभी इसके बाद 3 भी समझाऊंगा, और अभी 1 में अभी केवल पहला रिकन्सिलेशन तैयार कर रहा हूँ। ये टॉपिक मैंने जानबूझ के खुश होकर लिया, आज मूड फ्रेश था, मैंने केवल 1-2 घंटा यूट्यूब पर लगाया आज, ठीक है। अदरवाइज ये टॉपिक हमारे पेड कोर्स की है, ठीक है, पर मैं सिखा दे रहा हूँ, आनंद से सीखो उसको, इसलिए स्किप मत करना। ये बात बोल के मैं कोई ऐसा अहंकार में नहीं बोल रहा है, बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आप इसको अच्छे से सीख सको, आपको उसकी टॉपिक की वैल्यू की कदर हो। अगर देखो पहले ना मैं बहुत टॉपिक बनाता था ऐसे अच्छे, फिर बीच में मैंने कम कर दिए, क्यों कम कर दिए, कदर ही नहीं है भाई साहब। इतनी जी जान से टॉपिक बनाओ, कोई मन ही नहीं है देखने वाले का तो मन है वो भाई साहब हाउ टू डिलीट कंपनी, हाउ टू ऑल्टर कंपनी, हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू क्रिएट लेजर। जब ऐसे टॉपिक का मन है तो मैं भी अब ऐसे ही बनाता हूँ, पर आज मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। अच्छा देखोगे तो फिर से ऐसे टॉपिक लाऊंगा, नहीं देखोगे तो फिर से वही जो आपको पसंद है वो लेके आ जाएंगे, ठीक है। यस, तो सेल के ऊपर हमने टैक्स कितना कलेक्ट करा है, 1214 रुपये। तो मेरे IGST के अंदर दिसंबर महीने में 1214 रुपये होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं IGST में कितने रुपये हैं, यहाँ तो IGST में 11,842 रुपये। गड़बड़ हो गई भाई साहब, नहीं, ओपन करके देखेंगे, ठीक है। एंटर की को प्रेस करा, यहाँ पे क्या है देखो, जो IGST का लेजर है या CGST SGST, इसमें 2 पार्ट है, एक परचेज और एक सेल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी आप इसको ओपन करो ना, तो अभी हम सेल की बात करें तो कंट्रोल F कर दो, अप्लाई फिल्टर, केवल सेल लिखो। अभी हम सेल के ऊपर टैक्स की बात करें, सेल लिख दिया हमने, तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, 11,842 रुपये हमने कलेक्ट करा था IGST के हेड के अंदर, और 10,627 रुपये का हमने रिटर्न भी डाला। टैक्स का ये बात, टैक्स की बात है। आरव एंटरप्राइजेस को हमने माल बेचा भी, और आरव एंटरप्राइजेस को हमने क्रेडिट नोट भी डाला। तो उसका नेट बैलेंस कितना है, 11,842.32 माइनस 10,627.63, कितना आया, 1214 रुपये, कितने 69 पैसे बोलते ना यार, हाँ 69 ही बोलते हैं, 69 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है साहब, 1214.69, 1214.69। सर ये पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाओ। देखो हम बात करें सेल के ऊपर हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया, तो मैंने सेल करा था आरएफ को, उसके ऊपर मैंने टैक्स कलेक्ट किया 11,842 रुपये। फिर मैंने आरएफ को क्रेडिट नोट भी दिया, मैं आपको फिर एंटर की को प्रेस करके दिखाता हूँ, ये वही रेट डिफरेंस वाला क्रेडिट नोट है, ठीक है। तो हमने क्रेडिट नोट भी दिया उसको, जिसपे 10,627 रुपये का टैक्स वापस आ गया। देखो सेल करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो, सेल करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो, पार्टी डेबिट टू सेल एंड टू GST, ठीक है। ये सेल पे एंट्री पास हो गई, तो मतलब GST क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। रिटर्न पे क्या पास करोगे एंट्री, सेल डेबिट GST डेबिट टू पार्टी, ठीक है। सो सेम ही चीज यहां पे हो रही है, पहले GST क्रेडिट हुआ, फिर GST डेबिट हुआ, क्योंकि सेल रिटर्न थी। आई होप अब तो आपको क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। तो मतलब मेरा IGST ओके, मतलब बैलेंस शीट वाला पार्ट एक ओके है। अब दूसरा CGST को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे तो देखो ऊपर से बहुत सारी लाइनें और नीचे 80 तक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्योंकि सेल परचेज दोनों आ रही है, डेबिट का मतलब परचेज और क्रेडिट का मतलब सेल, ठीक है। हम कंट्रोल F करेंगे और केवल सेल को सर्च करेंगे, सेल या सेल से रिलेटेड क्रेडिट नोट, तो सेल लिख दो आप, तो ये आपका सेल का डेटा ओपन हो गया। अब आपने क्या करा, 5,99,252 रुपये, 5,99,252 रुपये सेल के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया, और 20,718 रुपये का आपका क्रेडिट नोट के ऊपर आपने टैक्स की वापसी कर ली, ठीक है। तो उसको हम लेस कर देंगे, 5,99,252.56 माइनस 2,0718.63, तो क्या निकल के आया, 5,78,533.93। इसको याद रखिएगा, ठीक है, 5,78,533.93। तो मेरे GST 1 में कितना टैक्स आ रहा है, ये देखो मैं कैलकुलेटर यहाँ भी खोल देता हूँ, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है, बोथ आर टोटली सेम, ठीक है, दोनों सेम है। ओके सर, तो आई होप मन में कुछ खुशी आ रही होगी कि हाँ मैं कुछ यूट्यूब पे टाइम देके कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने P&L और बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट को अपनी GST रिटर्न, जो दिसंबर की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, दिसंबर का हमने P&L और बैलेंस शीट चेक कर दिया। इसी तरीके से आपको हर महीने का चेक करना है। और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो तो अब चूंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो सिखा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, और अगर अच्छा आप चाहते हो तो अब आप क्या करो कि 1/4/24 से लेके 30/11 तक का अलग से चेक कर लो एक बार, जो आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हो उसको चेक कर लो पहले एक बार, ठीक है, और फिर दिसंबर महीने का चेक कर लो। तो इससे क्या आपका पूरा सेल चेक हो जाएगा, ठीक है। मेरा हमेशा कहना होता है भाई साहब, गलती करने से पहले सुधारो, गलती करके सुधारोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मैं अपने कोर्स में सबसे ज़्यादा जो जोर देता हूँ किसके ऊपर देता हूँ, कि इस साल की गलती को इसी साल में सुधार लो। आपने अप्रैल की गलती करी, 11 महीने आपके पास है ठीक करने के लिए। मई की गलती करी 10 महीने हैं, जून की गलती करी 9 महीने हैं, जुलाई की गलती करी 8 महीने हैं। सर मार्च की गलती करोगे ना
तो आपके पास एक ही महीना मार्च का महीना, उसी में आप रेक्टिफाई कर दो। मतलब मार्च की रिटर्न फाइल करने से पहले फरवरी तक का सारा डेटा रिकनसाइल कर दो, ये जरूर करो, ठीक है। इसके ऊपर भी कमेंट कर दो सर ऐसा भी कुछ वीडियो लाओ, सर ऐसी जोरदार वीडियो लेके आओ। अब तो मैं चाहता हूँ 2026 में तुम्हें जोरदार सब कुछ दिखाऊं, आनंद आ जाए आपको, ठीक है। चलो, तो पहला टॉपिक हमने क्या करा कि हमने दिसंबर महीने की रिटर्न से दिसंबर महीने की फाइनल अकाउंट को चेक करवा दिया आपको, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण काम, ई इनवॉइस रिकंसिलिएशन, बहुत ही महत्वपूर्ण और चुटकियों का काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण और चुटकियों का काम है। मैं आशा करता हूं आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब हम दूसरी तरफ की पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जो हमने ड्यूरिंग द मंथ जो हमने ई इनवॉइस बनाया उसको रिकंसाइल करना है किससे, जीएसटी या अपनी बुक्स से। ई इनवॉइस का रिकंसिलिएशन वर्सेस बुक्स। तो हम जीएसटी 1 को ओपन करते हैं। मेरा ये जो क्लाइंट जिसका मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ ये इनवॉइस के अंदर आता है, ठीक है। तो इनवॉइस किसका बनाना होता है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके ऊपर इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है। सो इनवॉइस किसका बनेगा, B2B का बनेगा, B2C का नहीं बनेगा। B2B के क्रेडिट नोट, B2B के डेबिट नोट, उनका इनवॉइस बनेगा और B2C का नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो B2B के जो इनवॉइसेज हैं वो ये हैं, ठीक है, जो मेरी बुक्स में है। अब ऑलरेडी मैं इसके इनवॉइसेज बना चुका हूँ, तो जब हम इनवॉइस को बनाते हैं तो वो जीएसटी पोर्टल पे रिपोर्ट आते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जीएसटी पोर्टल पे और मैं यहाँ पे जीएसटी 1 को ओपन कर लूँगा। दिसंबर मंथ का जीएसटी 1 ओपन कर लेंगे और देखो 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा। ये नहीं कि कोई लंबी चौड़ी रिकंसिलिएशन की कहानी में कुछ कर रहा हूँ, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है ना इनवॉइस के पोर्टल पे, केवल हम जा गए जीएसटी पोर्टल पे। तो जीएसटी 1 मैंने यहाँ पे ओपन करा, ठीक है, और जीएसटी 1 दिसंबर महीने का हमने जीएसटी 1 ओपन करा। यहाँ पे आप देख रहे हो पहले से प्री फिल्ड डाटा है, पहले से डेटा आ चुका है। कौन सा डेटा आ चुका है, B2B का और B2B के क्रेडिट नोट का, रजिस्टर वाले क्रेडिट नोट डेबिट नोट का, ठीक है। क्यों आ चुका है, क्योंकि इन सभी के ई इनवॉइस बने हैं। सर आप झूठ बोल रहे हो, हम तो आपकी बात नहीं मान रहे। तो भाई आपने क्या पता, पहले वीडियो बनाने से पहले अपलोड करके हमें उल्लू बना रहे हो। हम समझदार है, चैट जीपीटी वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करो मेरे भाई, और क्लिक करने के बाद अपनी समझदारी को यहाँ पे लगा लो। चैट जीपीटी तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस रिकॉर्ड, मतलब इसके ऊपर मैंने क्लिक करा तो सोर्सेज क्या है, सोर्सेज है ई इनवॉइस, ठीक है। सोर्स क्या है, ई इनवॉइस, मतलब डेटा कहाँ से उठ के आया है। सर हम नहीं मानने, बीच में से रैंडमली कुछ दिखाओ, तो रैंडमली देख लेते हैं। ये लो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, सोर्स है ई इनवॉइस। सर अब भी हम नहीं मानने, हमें तो क्रेडिट नोट का भी दिखाओ, तो मैं क्रेडिट नोट का भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो क्रेडिट नोट के ऊपर हम किसी भी क्रेडिट नोट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। डेटा कहाँ से आ रहा है, ई इनवॉइस से आ रहा है, ठीक है। अब जो है असली कहानी शुरुआत होती है कि सर क्या मुझे इस डेटा के ऊपर अपने डेटा को चढ़ा देना चाहिए, ओवर राइड कर देना चाहिए इसको। हमें अपने डेटा को जीएसटी जो हम टैली से जो जीएसटी 1 है इसको एक्सपोर्ट करके उसके ऊपर चढ़ा देते, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको B2B के ऊपर अपने डेटे को नहीं चढ़ाना है, आपको ओवर राइड ट्रांजेक्शन्स नहीं करने हैं, ठीक है, आपको ओवर राइड नहीं करना है। ओके, सो अब हम इसको मिलाएंगे कैसे, सिंपल सी बात है। कितने ट्रांजेक्शन है, 68 हैं B2B के और 5 कितने हैं क्रेडिट नोट के। देख लो अपनी टैली के अंदर 68 हैं और 5 हैं। अच्छा सर और अच्छा तरीका बताओ, और अच्छा तरीका, तो आपको क्या करना है, Alt Z की को प्रेस करना है, देन F5 की को ई इनवॉइस में आना है, सेंड फॉर ई इनवॉइस, एंड F5 की को प्रेस करना है और दिसंबर महीने को सिलेक्ट कर देना है। ये भाई साहब पूरा यूट्यूब छान लेना, नहीं मिलेगा टॉपिक, ठीक है। कितने हैं टोटल, 73, और पोर्टल पे कितने बने हैं, 68 + 5 = 73, ठीक है। ये पूरे यूट्यूब पे देख लेना ऐसे टॉपिक भाई साहब, इसलिए तो बोलते हैं सीधी बात नो बकवास, इसलिए तो कोर्स बिकता भाई, ठीक है। ओके, और बिना कहे बिकता है। तो ये हमने क्या करा, दूसरा काम ई इनवॉइस का रिकंसिलिएशन कर दिया। सर वैल्यू तो मिला ही नहीं, वैल्यू भी मिलवाऊंगा, बट अभी क्या हो गया है, जीएसटी पोर्टल पे पहले कहता हम जनरेट समरी करते तो समरी जनरेट हो जाती थी, बट अभी जनरेट नहीं होती है, ठीक है। अब वो कहता है पहले B2B के HSN कोड डालो, तो मैं आपको इसकी वैल्यू भी मिलवाऊंगा। वैल्यू कब मिलाऊंगा, जब मैं अपना डेटा B2C का और अदर जो डेटा है उसको चढ़ा दूंगा, फिर जब हम प्रोसीड फॉर समरी करेंगे फिर आपको मैं एक बार इसका वैल्यू भी चेक करा दूंगा। बट अभी 99.9% हमारा काम डन हो चुका है, क्योंकि हमें पता लग गया कि भाई ये हमारे इनवॉइस जो है 73 बने हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट काम हमारा चेक हो चुका है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जीएसटी 1 वर्सेज बुक्स को चेक करेंगे, जीएसटी 1 वर्सेज बुक्स को चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक काम आप और करिएगा जरूर, वो मैंने इसमें लिखा नहीं पर मेरे को ध्यान आ गया, ठीक है। तो एक काम हम और क्या करेंगे, हम हमेशा रिटर्न फाइल करने से पहले हम टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन में आएंगे और हम इस साल का कंपैरिजन जरूर करेंगे कि किसी महीने में हमने गलती तो नहीं करी है। तो इस कंपैरिजन टूल में देखो, क्योंकि जीएसटी वाले तो महाबेवकूफ़ हैं, सर ऐसे मत बोलो,
अरे भैया बेवकूफ़ है, मैं आपको ना अभी अगला वीडियो जो लाऊंगा ना जीएसटी के नोटिस के ऊपर लाऊंगा। वो नोटिस मेरे को ही आया पर्सनली, मतलब मेरे को नहीं आया, मेरे भाई की फर्म को आया है। तो बिल्कुल बेवकूफ़ी पने का नोटिस है वो मैं आपको उसका शेयर करूँगा आपके साथ, उसका जवाब भी रिप्लाई भी आपके साथ शेयर करूँगा, जल्दी उसका वीडियो लाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे जरूर चेक करिएगा, क्योंकि जीएसटी वाले क्या है कि इस डिफरेंस को देख के नोटिस भेज देते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। और सर आप इतना कॉन्फिडेंस होकर क्यों कह रहे हो कि कुछ नहीं पता? यार पता होगा उनको। नहीं पता भाई, मैं 15 साल से इस ट्रेड के अंदर हूँ, इस बिजनेस इस प्रोफेशन के अंदर हूँ, कुछ नहीं पता उनको। जब हम जीएसटी के रिप्लाई लेके जाते हैं हमें समझाना पड़ता है उनको ये क्या गड़बड़ तुमने करके भेजी है, ठीक है। पर हमेशा याद रखिए, पांचों उंगली एक सी नहीं है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना दुख दर्द रो रहा हूँ कि वाकई में जो अधिकारी है वो नोटिस भेज देता है, उसको खुद को नहीं पता होता कि भेज क्या दिया कहीं और उसने, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कोर्ट भी बहुत बार कह चुके हैं, ठीक है। तो मैं कोई अकेला नहीं हूँ, जब मैं किसी के लिए किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना दुख दर्द या हकीकत आपको बता रहा हूँ। तो ये जरूर चेक करिएगा कि यहाँ कुछ डिफरेंसेस तो नहीं है। मेरे वाले केस में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने जीएसटी 1 को अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो कि आपको बहुत काम आता है कि सर ई इनवॉइस वाले केस के अंदर जीएसटी 1 को टैली से कैसे अपलोड करना है। ऑल्ट ई की को प्रेस करेंगे, ऑल्ट ई एंड जीएसटी रिटर्न पर क्लिक करेंगे और हम इसके JSON फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या, हमारे पास केवल कितना डेटा एक्सपोर्ट के लिए आ रहा है, केवल छोटा सा डेटा आ रहा है, क्या, B2C रिलेटेड HSN समरी एंड डॉक्यूमेंट समरी, केवल इतना सा डेटा आ रहा है। यहाँ B2B का डेटा नहीं आ रहा है एक्सपोर्ट होने के लिए, क्योंकि टैली भी समझदार है, ठीक है ना। तो हमें B2B का डेटा एक्सपोर्ट नहीं करना है, हमें केवल B2C HSN समरी एंड डॉक्यूमेंट समरी और रिलेटेड की समरी को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे इसको हम कौन सी फाइल में करेंगे, JSON फाइल में करेंगे, एक्सपोर्ट कर दिया। ओके सर, ये मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो गई है। हम इसको क्या करेंगे, पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। दिसंबर मंथ में आए, प्रिपेयर ऑफलाइन पे आए, चूज़ फाइल के ऊपर आए एंड जो अभी हमने फाइल को एक्सपोर्ट करा था उसको हम अपलोड कर देंगे। तो ये देखोगे आप, आज की तारीख 3/1/26, 1:37 जो कि अभी का समय है, और ये मैंने कर दिया अपलोड, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई एरर है? नहीं, प्रोसेस्ड हो चुका है। वीडियो कितना लंबा हो गया, 26 मिनट, कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा और जाएगा अभी। तो हम बैक टू फाइल रिटर्न आएंगे और अब हम देखते हैं दिसंबर महीने को। तो मैंने आपको यहाँ क्या सिखाया, ये सिखाया कि अगर आप ई इनवॉइस बनाते हो तो आपको डेटा को कैसे अपलोड करना है, ठीक है। बहुत काम का टॉपिक, प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे। यहाँ आप देखोगे कि आपके और भी खाने जो हैं वो फिल होगा, जैसे B2C वाला कॉलम फिल हो गया, ठीक है, रिलेटेड वाला कॉलम फिल हो गया, ठीक है, HSN समरी फिल हो गया, डॉक्यूमेंट समरी फिल हो गई। अब हम जनरेट समरी करेंगे एंड फर्दर इसको प्रोसीड कर देंगे। तो अब हमारा रिकन्सिलिएशन क्या था, हमारा रिकन्सिलिएशन था GST 1 वर्सेस बुक्स। तो GST 1 को फाइल करने से पहले हमने क्या करा, 4 रिकन्सिलिएशन तैयार करे। यहाँ 3 लिखे हैं, चौथा मैंने आपको वर्बली बताया। नंबर 1 GST रिटर्न वर्सेस फाइनल अकाउंट, नंबर 2 इनवॉइस, नंबर 3 GST 1 वर्सेस बुक्स एंड नंबर 4 जो मैंने आपको ITC कंपैरिजन टूल वाला काम बताया, ITC एंड लायबिलिटी कंपैरिजन टूल वाला, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 वर्सेस बुक्स को चेक करेंगे, ठीक है। जो मैंने GST 1 यहाँ पे चढ़ाई है वो मेरी बुक से मैच कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये 1 बाय 1 हम वैल्यू को चेक करेंगे। मैंने क्या बोला था आपको, मैं वैल्यू भी चेक करवाऊंगा। तो मैं आपको B2B की और सारी वैल्यूज चेक करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 64,64,399 टैक्स की वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है। सेम ही वैल्यू यहाँ पे टैक्स की वैल्यू 11,842 464,926 464,926 डिट्टो मैच कर रही है, ठीक है, ओके। इसके बाद आप देखोगे आपकी B2C की जो डिटेल है वो मैच करिए 14,27,690 एंड टैक्स वाला पार्ट ये रहा। तो यहाँ भी आप देखोगे 14,27,690 और ये टैक्स वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे रिलेटेड 34,03,206 34,03,206 ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्रेडिट नोट डेबिट नोट 2,34,690 10,627 14,884 14,884, ठीक है। तो ये भी हम देख लेंगे 2,34,690 और ये सारा कुछ मैच कर रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में हम आएंगे HSN समरी हमारी देखेंगे, HSN समरी हमारी डिट्टो मैच कर रही है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे और एक बार टोटल लायबिलिटी को मैच कर लेंगे अपनी बुक्स के साथ। 1,10,60,606 1,10,60,606 1214 रुपये 69 पैसे 1214 रुपये 69 पैसे एंड आगे CGST SGST सेम CGST SGST। तो भाई साहब ये काम कर दो, एरर फ्री रिटर्न फाइल कर दी। इससे कहते हैं प्रॉपर रिटर्न फाइल करना। जो हम बेसिकली जो मैं बोलता हूँ कि हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं वो ये प्रैक्टिकल है। मैं कभी कोई ऐसा नहीं कि PDF बना के लाऊं डाउनलोड करके इस वाले कॉलम में ये जाएगा, इस वाले कॉलम में ये जाएगा, ये मेरी आदत ही नहीं है। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कौन से कॉलम में क्या जाएगा, क्योंकि मेरे भाई ये तो टैली ने बना तो दिया, मैं क्या इसके साथ आपके साथ दिमाग खपाई करूँ उसमें, ठीक है। जब एक्सपोर्ट का इनवॉइस चलाओगे तो एक्सपोर्ट में ऑटोमेटिकली जाएगा, B2C का चलाओगे B2C में ऑटोमेटिकली जाएगा। इसमें मैं क्या तुम्हें बताऊँ कि इसके अंदर ये जाएगा इसके अंदर ये जाएगा, बेवकूफ़ी पने की बातें भाई साहब।
ये समझो कि जो तुम्हारा डेटा आया है बन के, जब तुम्हें अभी यही नहीं पता कौन से कॉलम में क्या जाएगा, तो पहले और जो थोड़ा पीछे जाओ। तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि टीचर की कदर को समझो, ठीक है। तो चीज़ों को समझो भाई, और अच्छा कंटेंट देखो और अच्छी चीज़ों को समझो और अपनी ज़िंदगी बनाओ। चलो अब अगला काम करेंगे GSTR 2A वर्सेस 2B रिकन्सिलिएशन, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया। खैर अब तो ये काम पहले टफ हुआ करता था किसी ज़माने में, ठीक है। अब तो बहुत आसान काम है 2A 2B वगैरह देखना। तो आप एज्यूम करो हमने 1 को फाइल कर दिया है ना, आप एज्यूम करो हमने 1 को क्या कर दिया, फाइल कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैं अभी फाइल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी समय नहीं आया हमारी रिटर्न फाइलिंग का इसका, और अभी मैं OTP भी नहीं ले सकता क्लाइंट से, तो अभी मैं फाइल तो नहीं कर रहा, बट अभी मुझे करना क्या है इसमें, बस फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है और एक OTP डालना है, तो मेरी तो रिटर्न फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो आप एज्यूम करो कि रिटर्न फाइल कर दी, उससे पहले के जितने स्टेप है वो मैंने आपको बता दी। तो GSTR 1 से पहले के आपको सारे स्टेप बता दिए। अब 3B फाइल करते समय हमें क्या करना है, 3B फाइल करते समय अगेन हमें क्या करना है, टैली पे आना है। फिर से हमें अपनी बुक्स को चेक करना है, बुक्स वर्सेज फाइनल अकाउंट, दोबारा से चेक करेंगे बुक्स वर्सेज फाइनल अकाउंट। और इस बार हम क्या करेंगे, GSTR 3B को ओपन करेंगे। 1 मिनट के लिए होल्ड करना आप। हेलो, ओके ओके ठीक है, मैं जरा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, 3B को चेक करेंगे, ठीक है। तो 3B चेक करेंगे और फाइनल अकाउंट के साथ 3B को चेक करेंगे, और दूसरी टैली हमारी काम है भाई ये रही, ठीक है। तो अगेन हम P&L को ओपन कर लेते हैं। ये P&L ओपन कर लिया, दिसंबर महीने को ओपन कर लेंगे। आई होप आपको आनंद आ रहा होगा। आनंद आ रहा है तो कमेंट में कमेंट करो, लाइक में लाइक करो, शेयर में शेयर करो, ठीक है। ओके, सो दिसंबर महीना ओपन कर लिया, दिसंबर का 3B ओपन कर लिया। सबसे पहले हम अपनी इंटरनल बुक्स को चेक कर रहे हैं, बुक्स की स्क्रूटनी कर रहे हैं, बुक्स की ऑडिटिंग कर रहे हैं, GST वर्सेस फाइनल अकाउंट मिला रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा सेल, क्या मेरी सेल सही है। अब आप एज्यूम करो कि आप 18, 19, 20 तारीख के आसपास हो, आप अभी 3B को फाइल कर रहे हो। 3B फाइल करते समय आपको क्या करना है, अगेन आपको अपनी सेल को चेक करना है, क्योंकि हो सकता है 11 से 20 के चक्कर में किसी खुरापाती आदमी ने कोई एंट्री चेंज कर दी हो। तो आप चेक करो दोबारा से कि मेरी सेल की वैल्यू ओके है या नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, अच्छा मैं ना आपको ये नवंबर चेक करवाता हूँ। सर ऐसा क्यों करवा रहे हो आप, नवंबर चेक क्यों करवा रहे हो, बेईमानी क्यों कर रहे हो ऐसी। मैं बेईमानी इसलिए कर रहा हूँ भाई साहब कि अगर मैं यहाँ पे ना दिसंबर महीने को ओपन करूँगा तो ओपन होगा नहीं, तो मैं आपको ना नवंबर चेक करा देता हूँ, जिससे कि अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल आपकी इमेज बन जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, झूठ बोलने का काम नहीं है। मैं दिसंबर क्लिक करूँगा तो दिसंबर ओपन नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम 1 फाइल नहीं करेंगे करंट मंथ की, तो हम 3B भी फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक चीज़ आप पॉइंट में लिख लो, ठीक है। जब तक आप 1 नहीं फाइल करोगे तब तक 3B भी फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको नवंबर महीने की ओपन करके दिखाऊंगा, है ना। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें चेक हो जाएंगी, और मुझे पता नहीं कि मेरे अकाउंटेंट ने क्या कर रखा होगा, तो मेरी चीज़ें भी चेक हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं नवंबर मंथ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पॉइंट मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ना, वो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले आप क्या करेंगे, नवंबर मंथ में मैंने देखा 1,16,87,527 रुपये मेरी P&L में सेल है। सेम ही चीज़ मैं देखूंगा कि मेरी GSTR 3B में भी यही है कि नहीं है। तो 116,89,527 3B में सेम ही वैल्यू मेरी P&L में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे जो मेरा टैक्स है 11,65,302 रुपये, 11,65,302 रुपये, क्या यही टैक्स मेरे बैलेंस शीट में और यही टैक्स मेरे पोर्टल पे है या नहीं है। तो अच्छा यहाँ पे हम इस पर क्या करते हैं, GSTR 1 पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, 2A 2B रिकन्सिलिएशन वर्सेज प्लस वर्सेज नहीं प्लस GSTR 1 वर्सेज 3B, ये दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं ना। अभी मैं 1 और 3B आपको बता रहा हूँ कि मैं 3B फाइल कर रहा हूँ, और 3B फाइल करते समय मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरी सेल का पार्ट है और जो मेरा टैक्स का पार्ट है 1 में सही गया है कि नहीं गया, ठीक है। क्योंकि हो सकता है 11 से 20 के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो मैंने क्या करा, 1 जो ऑलरेडी मेरी फाइल हो चुकी होगी मैंने उस पर क्लिक कर दिया, और मैं सीधा व्यू समरी पे आऊँगा और सीधा सबसे नीचे आ जाऊँगा कॉलम पे कि भैया क्या रिपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे 116,89,527 3B मैंने ओपन करा हुआ, ठीक है। 3B को चेक करवा रहा हूँ 1 से 116,89,527, ठीक है। दूसरा 93,284 IGST भी ठीक है। तीसरा टैक्स वाला पार्ट 536,008 536,008 ये भी ठीक है। भाई साहब ऐसी रिटर्न कहाँ सीखोगे, कोई CA भी नहीं सिखाएगा आपको ऐसी रिटर्न, तो यार बजाओ ताली मिलके, ठीक है, बोलो प्रेम से जय माता की। ओके, सो ये भी चेक हो गया है ना। अब हमारा क्या हो गया, 1 वर्सेज 3B भी हमने चेक कर लिया, ठीक है। 3B वर्सेज बुक्स भी चेक हो गई साथ के साथ, ठीक है। 3B वर्सेज बुक्स चेक हो गई। 3B वर्सेज बुक्स कैसे चेक होती है ये भी मैं आपको बता दूँ। जो आपने 3B फाइल कर दिया, फाइल करते समय अपनी बुक्स को चेक करना, वो 3B वर्सेज बुक्स है, वो हम साथ में कर ही रहे हैं अभी, ठीक है। तो अपने तो एक रिकन्सिलिएशन के साथ मल्टीपल रिकन्सिलिएशन चलते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 2A 2B को एक बार रिकन्साइल कर लेते हैं। तो 2A 2B को रिकन्साइल करने के लिए आप क्या करेंगे,
कि वैसे तो आजकल चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, पर चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं कि 2B को ओपन कर लेते हैं। 2A 2B बता दूंगा, पहले मैं 2B एक बार बता देता हूँ आपको। ये हमने 2B को ओपन करा, चलो पहले 2A 2B बताता हूँ। तो 2A 2B दोनों क्या है, जो आपने रजिस्टर्ड डीलर से परचेजेस की हैं, ठीक है, उसकी समरी है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपने RCM की, अगर किसी से रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से RCM की अगर सर्विसेज दी हैं तो उसकी भी समरी है, ठीक है। तो 2A और 2B में अंतर क्या है? 2A 2B दोनों सेम ही होते हैं। अरे सर क्या बता रहे हो सरदार जी, हम तो यूट्यूबर भी देख रहे हैं, आपकी वीडियो को गलत क्यों बता रहे हो बच्चों को? क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियो यूट्यूबर भी देखते हैं भाई, ठीक है। सो मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ कि 2A 2B सेम होते हैं, तो इसमें किसी के पेट में दर्द होता नहीं, नहीं सेम नहीं होते ये। अरे सेम ही है ये भाई साहब। सेम क्यों है? सेम इसलिए कि दोनों में डेटा एक ही आता है। क्या डेटा आता है? कि जो आपने रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया। अंतर किस चीज़ का अंतर है? समय का। 2B जो है वो कट ऑफ हो जाता है, 2A कट ऑफ नहीं होता, बस इतना ही अंतर है। तो अगर आपके सप्लायर ने रिटर्न सही समय पे फाइल किए, अगर आपके सप्लायर ने रिटर्न सही समय पे फाइल किए, तो आपका 2A 2B बिल्कुल सेम होगा। 2A 2B बिल्कुल सेम होगा। मैं इस वाले केस में देख लेता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्यू करते हैं और यहाँ पे हम B2B पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड CSV कर लेते हैं। वैसे मैं टॉपिक सिखाने का मन नहीं था, पर मैं सिखा देता हूँ। लंबा चौड़ा टॉपिक है, पर मैं सिखा देता हूँ आपको। और साथ में मैंने क्रेडिट नोट भी डाउनलोड कर लिया, ठीक है। मैंने दोनों 2A को डाउनलोड कर लिया और मैं 2A वर्सेस 2B आपको चेक करा रहा हूँ कुछ ही मिनटों के अंदर, वो भी बिना टैली के, ठीक है, वो भी बिना किसी AI के। आजकल लोग AI की बहुत वीडियोस बनाते हैं, प्रमोशन मेरे पास भी बहुत आते हैं, ठीक है। आप भी सोच रहे होगे सर आपने उसकी वीडियो नहीं बनाई जिसकी सब बना रहे हैं, बैंक डेटा इंपोर्ट वाली, आपने नहीं बनाई। भाई मैंने पेड बिल्कुल बंद कर दिया काम, तो मैंने नहीं बनाई। मेरे पे बहुत मेल पड़े हुए हैं उनके कि वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। भाई साहब कौन सी मिट्टी के बने हो, कुछ तो वीडियो बना दो। पर मैं नहीं बना रहा, मेरे को तो वही चीज़ सिखानी है जो आप लोगों के काम की है, ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं सिखानी। ओके, सो ये मैंने 2A को डाउनलोड किया और 2A का टोटल कर दिया परचेज इसका। साथ में अब हम देखेंगे परचेज रिटर्न। सो ये है हमारी परचेज रिटर्न। ऊपर के 2 कॉलम मैंने डिलीट करे, कंट्रोल है 2 बार करा, डेटा करा, और ये मैंने यहाँ पे इसको फटाफट से सही कर दिया। तो ये वैल्यू होगी मेरी टैक्स की जो रिटर्न की है। तो Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+Alt+V फॉर वैल्यूज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस ये, इसको माइनस, अरे भाई माइनस ये, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हो गई वैल्यू एज पर GSTR 2A, ठीक है। ये 2A के हिसाब से वैल्यू आ गई निकल के, ठीक है। अब 2B देख लेते हैं भाई साहब। मुझको नहीं पता कि 2A 2B सेम है या नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं इसे देख के बता सकता हूँ, मैं इसे देख के बता दूँ आपको सेम है कि नहीं होंगे। 10 8 12 ये वाला गलत है, इसका अंतर आ रहा होगा, ठीक है। और 10 11 11 8 10, ठीक है। बिल्कुल 2A 2B सेम होगा, केवल एक इस इनवॉइस का अंतर होगा, ठीक है। अगर ये क्वार्टरली नहीं होंगे तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये क्वार्टरली है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने 11 के बाद रिटर्न फाइल किया ना, तो 2B में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो व्यक्ति है इसने ये क्वार्टरली वाले हैं कि मंथली वाले हैं। मैं आपको यहीं से बैठे बैठे देखो बिना 2B को ओपन करके बता रहा हूँ कितने रुपए का डिफरेंस होगा, ठीक है। ये शो फाइलिंग टेबल में गए एंड सर्च करा नवंबर अक्टूबर सितंबर, ओके। ठीक है, सो केवल इतने रुपये का अंतर आ होगा। अंतर बता दूँ कितने रुपये का होगा? 1575 रुपये का अंतर आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, 2B का डेटा लिख लेते हैं। तो मैं आपको 2A वर्सेस 2B मैनुअली मिला के दिखा रहा हूँ, बड़े डेटा का, वो भी छोटे डेटा का काम नहीं है, बड़े डेटा का काम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वो भी मैनुअली अभी मिला रहा हूँ। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर मैं फिर भी आपको नींव मजबूत करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको मैं बता भी दे रहा हूँ कि कितने रुपये का अंतर आएगा। 1575 का अंतर आएगा, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो डेटा एज पर GSTR 2B 956,037.8, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू 189,757.27 माइनस 10.919, ठीक है। और ये साथ में ये, ठीक है। इसमें कुछ अंतर है? नहीं है। अरे क्या अंतर है? नहीं है अंतर, ठीक है। 9567, इसमें कुछ अंतर? नहीं अंतर। इसमें क्या अंतर? 1575। भाई साहब मानते हो कि नहीं मानते हो? केवल 1575 का अंतर है, ठीक है। तो ये मेरा 2A 2B भी मैंने आपको मैनुअली चेक करके दिखा दिया कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर कह सकते हो, सेकंड नहीं,
हालांकि मैं और इससे जल्दी कर सकता हूँ, पर मैं सिखा रहा हूँ तो इसलिए जल्दी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2A वर्सेस 2B भी रिकनसाइल आपको कर दिया, पर हमें जो ITC क्लेम करनी है वो एज पर 2B करनी है, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक और बता दे रहा हूँ, कमेंट करो दबा के भाई, सब दिल खुश कर देना 2026 में आपको, ठीक है। एक कमेंट आप ये करोगे सर इस 1575 का क्या करेंगे हम अपनी बुक्स के अंदर, क्योंकि इनवॉइस तो मैंने चढ़ा लिया होगा, इसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट आने चाहिए। जिस टॉपिक पर कमेंट ज़्यादा होंगे वीडियो उसी पे बनाया करूँगा, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 2A वर्सेस 2B मैंने रिकन्सिलेशन आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। जो हमारा टॉपिक था 2A वर्सेस 2B, 1 वर्सेस 3B मिला दिया, 3B वर्सेस 1 बता दिया, 2A वर्सेस 2B मैं आपको एक बार और थोड़ा 2B के बारे में बताता हूँ, 2B के बारे में, ठीक है। तो अब हमें 3B को फाइल करना है, सेल हमारी मैच हो चुकी है, अब हमें ITC वाले पार्ट को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस 2B में देख लेंगे डेटा क्या, और आज की तारीख में तो वैसे भी आप कुछ कर नहीं सकते, केवल ITC को रिवर्स कर सकते हो और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने 2B को देखा। अब जो आप कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, अपनी बुक्स को 2B के अनुसार कर सकते हो, अपनी बुक्स को 2B के अनुसार कर सकते हो। ये मेरी बुक्स है ना, ये एज पर 2B होनी चाहिए बिल्कुल, अगर नहीं है तो इसका मतलब मेरी बुक्स गड़बड़ है, ठीक है। जैसा भी आप देख लो 956,037 मेरी बुक्स में 956,020 है, मतलब गड़बड़ है। 187,499, 187,797, तो मतलब मेरी बुक्स गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं फटाफट से, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। वैसे आप इसको टैली में भी इंपोर्ट कर सकते हो, बट टैली में अगर इंपोर्ट होगा तो मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। देख लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि फिर मेरे को OTP लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको टैली से रिकनसाइल करके दिखा देता है वाला एक, पर मैं OTP नहीं लूँगा, मैं देख लेता हूँ अगर डेटा मेरा इंपोर्ट होगा पहले से। डेटा इंपोर्ट नहीं है अभी इसमें, ठीक है। सो मैं आपको बुक्स अपनी ठीक कर देता हूँ 3B के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब 3B को फाइल करते हैं ना, तो अपनी बुक्स को एज पर 2B करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अपनी बुक्स को एज पर 2B करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 956,020 है ना, और यहाँ पे क्या है कि मतलब एक वाला बिल नहीं चढ़ा हुआ HDFC का, तो ये बिल हम चढ़ा देंगे तो मेरी बुक्स कैसी हो जाएगी, पोर्टल जैसी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ रहा है 187,499, और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा इनवॉइस हमारी बुक्स में नहीं है। तो आप देखोगे फेना का हमारी बुक्स में है, ओके है, एंड टाउन से 16 ये नहीं है, ये भी ओके है, एंड ये भी ओके है, एंड 17,820 ये भी ओके। तो ये 3 इनवॉइस मेरे यहाँ पे नहीं चले हुए, एक ये HDFC, एक भवानी, एंड एक ये 76 रुपये का, ठीक है। ये 3 इनवॉइस मेरे यहाँ पे अभी नहीं चले हुए, ठीक है, मेरी बुक्स में नहीं चले हुए, बाकी सारे इनवॉइस चले हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक बार देखना चाहूँगा कि इसकी 3B कैसी है, मैं देखना चाहूँगा एक बार इसकी 3B कैसे। तो मैंने इनवॉइस आपको पकड़ के बता दिए बुक्स, क्योंकि मेरे पास डेटा आया है, मैंने वीडियो मंगाने के लिए डेटा मंगवाया था अपने असिस्टेंट से। तो मैं अभी आपको बुक्स पूरी रेक्टिफाई करके तो नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैंने आपको बता दिया कमी कौन सी है ना। 2B और मेरी बुक्स में मिसमैचेस क्या है, 2B और मेरी बुक्स में मिसमैचेस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। पर अभी मैं एक बार 3B को चेक करना चाहता हूँ कि मेरी बुक्स एज पर 3B है या नहीं है। और वीडियो का लास्ट जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखो, अब हम अपनी बुक्स को प्रॉपर 3B के साथ चेक कर रहे हैं। सबसे पहले टैक्स चेक करेंगे, सेल के ऊपर 93,284, 536,008, 536,008, ठीक है। ये हमारा सेल वाला पार्ट मैच हो गया, ठीक है, सेल वाला हमारा पार्ट ओके, राइट। दूसरा पार्ट हम देखेंगे ये 956,200, 187,499, 187,499, तो ये 956,200, 187,499, 187,499। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर जब आपका 2B और बुक्स में अंतर था, क्योंकि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अगर आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो वीडियो बार बार देख लो, कनेक्ट हो जाएगा, और कमेंट कर लो, ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर लो, दिमाग लगा लो अपना, ठीक है। कोई उंगली पकड़ के तो चलाना सिखाएगा नहीं, पर दिमाग लगाओगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि सर अभी आपने हमें 2B में से और अपनी बुक्स में डिफरेंसेस बताए थे, पर आपकी बुक्स और 3B मैच कैसे हो गई। मेरी बुक्स जो है, ये जो मेरी बुक्स है, ये बिल्कुल डिट्टो 3B से मैच है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हमारा रिकन्सिलेशन क्या है, GSTR 3B वर्सेज बुक्स, ठीक है। तो आपकी बुक्स वर्सेस 3B कैसे मैच होगी, जबकि आपकी 2B वर्सेस बुक्स तो मैच नहीं है। तो हमने 3B में कुछ ITC ने रिवर्स की होगी, ठीक है। ये देखो, ये रिवर्स मैंने, जैसे 17,82 पहले HDFC की मैंने ITC को क्लेम नहीं किया, HDFC की ITC को मैंने क्लेम नहीं किया। सर क्लेम तो कर सकते थे, नहीं कराना यार, चूरन चटनी क्या क्लेम करूँ, 17 रुपये के चक्कर में 50 इनवॉइसेस को ठीक करूँ। एक ना बीमारी लग गई हम लोगों के बीच में, बैंक चार्जेस की ITC क्लेम करना भाई साहब एलिजिबल है। अरे 17 रुपये के चक्कर में साला इतना बड़ा काम मैं करने बैठूँ, उसके 10-12 इनवॉइसेस चलाऊँ, हालांकि चलो इसमें तो एक ही है, पर कुछ लोग तो मैंने देखे 5-5 पैसे की ITC के लिए इनवॉइसेस चढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चढ़ाता, मेरी अपना पर्सनल चॉइस है, ठीक है। दूसरी मैंने ITC वापस कर दी, दूसरी ITC हमने कौन सी वापस कर दी, 2197, 2197। तो जो डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस क्या थे, ये 2 डिफरेंसेस थे, प्लस
एक ये डिफरेंसेस था, ठीक है। मैं कैलकुलेटर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। 1204.47 प्लस 870.14 प्लस 76.24 कितने बने? 2157.85। और यही मेरी बुक्स वर्सेस 2B का डिफरेंसेस था। यही मैंने आईटीसी को वापस कर दिया, तो इसलिए मैंने अपनी बुक्स में नहीं चढ़ाई, उसे सीधा जर्नल एंट्री से खर्चे में बुक कर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने एचडीएफसी की आईटीसी को क्लेम नहीं करा, टायर वाली आईटीसी में क्लेम नहीं कर सकता और वॉलमार्ट की आईटीसी में क्लेम नहीं कर सकता, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। मैंने इसको रिवर्स कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो इसलिए मेरी बुक्स वर्सेस पोर्टल मैच है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे सारे रिकन्सिलेशन कंप्लीट होते हैं। नंबर 1 जीएसटी वर्सेस रिटर्न वर्सेस फाइनल अकाउंट, या 1 और 3B करते समय दोनों को चेक करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। इनवॉइस का रिकन्सिलेशन करोगे, 1 वर्सेस बुक्स को चेक करोगे, P&L बैलेंस शीट को चेक करोगे, 2A 2B का रिकन्सिलेशन चेक करोगे कि कौन सा इनवॉइस है जो मेरी बुक्स में पर पोर्टल पे नहीं है, ठीक है। फिर आप चेक करोगे 1 वर्सेस 3B को चेक करोगे कि 1 और 3B की लायबिलिटी और आईटीसी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। 3B वर्सेस बुक्स को चेक करोगे, जो आपकी 3B जो आपने फाइल किया वो बुक्स से मैच कर रही है नहीं कर रही, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। लास्ट ई वे बिल रजिस्टर। ई वे बिल रजिस्टर को चेक करना कोई जरूरी नहीं है, आप अपनी एडिशनल चेकलिस्ट में इसको डाल सकते हो। जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि ई वे बिल का डेटा आप सेल के डेटा से मैच नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? मान लो अगर आप स्टॉक ट्रांसफर करते हो, मान लो आप जॉब वर्क के इनवॉइसेस बनाते हो, मान लो आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे स्टॉक को भेज रहे हो, तो उस केस में ई वे बिल ज़्यादा होंगे, आपकी बुक्स में इनवॉइसेस कम होंगे। मान लो आप 50,000 से ज़्यादा, या जो भी आपकी स्टेट की जो लिमिट है 1 लाख या 50,000, उससे ज़्यादा का आप माल तो भेज रहे हो, पर मोटराइज व्हीकल से ना बेच के नॉन मोटराइज व्हीकल से भेज रहे हो, तो भी आपका ई वे बिल और आपका सेल का डेटा मैच नहीं करेगा। तो इसलिए ई वे बिल का डेटा को मैच करने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ आप एडिशनल चेकलिस्ट में डाल सकते हो अगर देखना चाहो तो, ठीक है। सो ये थे आपके सारे रिकन्सिलेशन। आप अगर इसको एक बार चेक कर लोगे भाई साहब, तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। 1 3B प्रॉपर फाइल हो जाएंगे, और ये केवल 1 और 3B प्रॉपर फाइल नहीं हो रहे हैं, साथ के साथ आपका फाइनल अकाउंट प्रॉपर बनेगा, साथ के साथ आपका 9(9)C प्रॉपर बनेगा, साथ के साथ आपका पूरी ऑडिटिंग प्रॉपर होगी, जीएसटी के केसेस के रिप्लाई आप प्रॉपर कर पाओगे। मैं आशा करता हूँ मैंने अपने लेवल से पूरी कोशिश की है कि आपको ये वीडियो अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। कुछ कमी रह गई हो तो वैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर ब्रीफ कर देता हूँ जाते जाते कि हमें 1 और 3B को मैच करते समय अपनी बुक्स को जरूर मिलाना है। ज़्यादा जो नोटिस आते हैं जीएसटी के 1 वर्सेस 3B एंड 1 और 9, 3B और 9 इसी के नोटिस आते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नोटिस कुछ नहीं भेज पाता डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यही नोटिस आते हैं, इसी को अगर आप ठीक कर लोगे, इसी साल की गलतियाँ इसी साल में ठीक कर दोगे, तो आप भाई साहब आनंद लोगे, अकाउंटिंग जिंदगी बढ़िया चलेगी। सो मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो वीडियो पे टॉपिक चाहते हो उसको कमेंट करो वीडियो के कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।